लोग लिटरली गिनते हैं कि आज 50 बाल गिरे, 80 गिरे, 100 गिरे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रोज़ कितने बाल गिरना नॉर्मल है? नॉर्मली साइंटिफिकली पर डे 50 to 100 हेयर। लोग आजकल बोलते हैं मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड, लेकिन लोग डरते हैं ये चीज़ लेने के लिए कि शुरुआत में हेयर फॉल इससे बढ़ जाता है। तो वो ट्रीटमेंट शुरू करने के 7 days to 20 days के बीच में शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि हेयर फॉल अब हेयर लॉस या पैटेंट हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए सिर्फ 2 ही दवाइयाँ आज भी यूएस FDA अप्रूव्ड है। फर्स्ट टाइम लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स के तो बाल नहीं झड़े, फैमिली में तो किसी के नहीं झड़े, तो हमारे भी नहीं झड़ेंगे। वहम में रहना कि मेरे पापा मम्मी को हेयर फॉल नहीं था तो मुझे नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि हम हमारे ओपीडी में ऐसे कई सारे केसेस देखते हैं। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए? ये काफ़ी लोगों में क्वेश्चन होता है कि मैं मेरे नेचुरल वेज से हेयर फॉल ठीक कर लूँगी या ठीक कर लूँगा, मैं पहले मेरी। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो हम जब भी कोम करते हैं, नहाते हैं, बाल गिरते हैं तो हम सोचते हैं कि इतने बाल क्यों गिरते हैं। सो इस कॉमन क्वेश्चंस के सल्यूशन और सिंपल ट्रीटमेंट वी विल आस्क अवर डर्मेटोलॉजिस्ट टुडे, डॉक्टर संकित शाह। थैंक यू वेरी मच। सो आज हम बात करेंगे हेयर लॉस रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में और इसे हम आज कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स के जो भी डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मिथ्स है, वो हम आज पूरी तरह से क्लियर। सो सिंपल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि लोग लिटरली गिनते हैं कि आज 50 बाल गिरे, 80 गिरे, 100 गिरे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रोज़ कितने बाल गिरना नॉर्मल है? तो बेसिकली ये कॉमनली होता है कि जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं हमारे बेड पे बहुत सारे बाल गिरे हुए होते हैं। पेशेंट्स हमें कॉमनली आके बोलते हैं आज पूरे बाथरूम में बाल गिरे हुए थे। कुछ तो थैली भर के लेके आते हैं कि इतने बाल गिरे हैं। सो नॉर्मली साइंटिफिकली पर डे 50 to 100 हेयर फॉल होना इज़ नॉर्मल, ओके। बिकॉज हेयर एक साइक्लिकल फेज़ में ग्रो होता है, तो जब भी हेयर शेडिंग फेज़ में जाता है तो काफ़ी सारे हेयर शेड हो सकते हैं। बट इस तरह के हेयर फॉल में आपके हेयर रीग्रो भी हो रहे हैं। आपको डरना कब चाहिए या आपको स्टेप्स कब लेने चाहिए या एक्शन कब लेना चाहिए? जब आपको आपकी हेयर लाइन पीछे जाती हुई दिखती है, आपको स्कैल्प में गैप्स विजिबल आते हैं या आपको क्लियरली आपका स्कैल्प दिख रहा है, इन सिचुएशंस में आपको एक्शन लेके आगे इसके ट्रीटमेंट के लिए प्लान करना है। सर तो आपने बताया कि हेयर फॉल, कुछ लोग बोलते हैं हेयर लॉस। सो इन टर्मिनोलॉजी में कुछ डिफरेंस है या इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं? सो मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हेयर फॉल। हेयर फॉल मतलब जो बाल हमें गिरते हुए दिख रहे हैं रोज़, या तो आपको फ्लोर पे दिख रहे हैं या जब आप कोम कर रहे हो तब आपको बाल हाथ में आ रहे हैं, जब आप शैम्पू कर रहे हो तब आपके हाथ में बाल आ रहे हैं। इस चीज़ को नॉर्मली हम कहते हैं हेयर फॉल और ये काफ़ी कॉमन फिनोमेना है जो अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकले हो, अगर आपने सडन वेट लॉस किया है, अगर आप कोई मेजर इलनेस है जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड या वायरल फीवर से बाहर निकले हो, अगर आपके साथ कोई इमोशनल इंसिडेंस हुआ है, इन सारी चीज़ों के बाद इस तरह का हेयर लॉस होना काफ़ी कॉमन है जिसे हम टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। अब हेयर लॉस जो कहते हैं लोग, अब ये जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है लोगों की, वो कॉमनली हेयर फॉल और हेयर लॉस को सेम समझते हैं। बट दो डिफरेंट चीज़ें, एक है हेयर फॉल जो बाल गिरते हुए दिखते हैं, जो हमने सारी कंडीशंस बताई उसमें होता है। दूसरा आता है हेयर लॉस जहाँ पे आपके बाल जा चुके हैं, जैसे आपकी हेयर लाइन थोड़ी पीछे चली गई है, आपकी पार्टीशन लाइन थोड़ी वीक लग रही है, तो उस जगह से वो बाल धीमे 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 पतले हो रहे हैं और फिर धीमे 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 परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं हेयर लॉस। ये एक अलार्मिंग कंडीशन है और इसमें आपको शुरुआत से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना बेटर आप इसमें रिजल्ट्स अचीव कर पाओगे। ठीक है। अगर अभी हम हेयर फॉल के स्टेज में है, हेयर लॉस तक नहीं पहुंचते, तो क्या ये चीज़ रिस्की है? हमें वेट करना चाहिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले या दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन? तो ये बहुत कॉमनली होता है कि हम कॉमनली पेशेंट से सुनते हैं कि हेयर फॉल ही तो हो रहा है, बाल वापस भी तो आ रहे हैं, क्यों ट्रीटमेंट लेना है? तो एक्चुअली अगर सिर्फ आपको थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आपको स्कैल्प में थिनिंग नज़र आ रहा है, आप जब बालों में हाथ घुमा रहे हो तो आपको डेंसिटी कम लग रही है, आपको स्कैल्प में पैचेस नज़र आ रहे हैं, तो आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो अगर आप अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो आप जो बाल आपके पतले होके गिरने वाले हैं उनको बचा सकते हो, उनको रीग्रो भी कर सकते हो। अच्छा, सर आपने जैसे बताया कि बाल पतले हो रहे हैं, तो वो बालों को स्ट्रॉन्ग करने का कोई सॉल्यूशन है क्या? तो बेसिकली अगर बाल पतले हो रहे हैं तो इसे हम कॉमनली जो है पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। अगर मेल में होता है तो मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल में होता है तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसका एक कॉमन टर्म है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इन बालों को हम अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट दें जो कि आपके एंड्रोजन लेवल्स बढ़े हुए हैं उसको कंट्रोल करने में मदद करें, अगर हम आपका न्यूट्रिशन प्रॉपरली इम्प्रूव करें, अगर हम आपका स्ट्रेस प्रॉपरली रिड्यूस करें और जो हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स हैं ये प्रॉपरली स्टार्ट की जाए सही समय पे, तो जो सारे बाल पतले हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करके हम वापस डेंसिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जैसे सर आपने बताया मेल और फीमेल का हेयर लॉस, तो उनमें कुछ डिफरेंस होता है? मेल में कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस होते हैं या फीमेल में कुछ कॉमन रीजंस होते हैं हेयर फॉल का जिनका अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉमन रीजंस, वो मेल हो या फीमेल हो। फर्स्ट होता है जेनेटिक्स, जेनेटिकली आप प्रोन होते हो जिसकी वजह से आपका हेयर थिनिंग हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है। सेकंड, सिर्फ जेनेटिक्स है इसलिए आपको हेयर थिनिंग, हेयर लॉस नहीं होगा। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है जिसमें आपको प्रॉपर प्रोटीन इनटेक, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर विटामिन मिनरल्स नहीं जा रहा है, तो ये आपके हेयर लॉस को ट्रिगर कर सकता है। अगर आपका स्लीप साइकिल बराबर नहीं है तो ये भी आपके हेयर लॉस को ट्रिगर कर सकता है। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल इनटेक रखते हो तो ये मेल हो या फीमेल हो दोनों में हेयर लॉस को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा फीमेल्स में स्पेसिफिकली कुछ कंडीशंस होती है जैसे पीसीओएस होता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इन केसेस में हेयर थिनिंग या हेयर लॉस का ट्रिगर होना काफ़ी कॉमन होता है। फिर वो मेल हो या फीमेल हो दोनों में अगर थायराइड डिसऑर्डर्स है तो इन केसेस में भी हेयर लॉस या हेयर थिनिंग ट्रिगर जल्दी हो सकता है। ठीक है। तो सर अगर हम ये लाइफ़स्टाइल चेंजेस करें जैसे स्लीप प्रॉपर रखें, डाइट प्रॉपर रखें, तो हेयर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा और ट्रीट हो जाएगा? और कुछ या फिर कुछ कंडीशंस है, कुछ स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस है जिसमें मेडिकेशंस या कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है? सो बेसिकली हेयर लॉस के कई स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें सिर्फ हमें हेयर गिरते हुए दिखते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं बाल गिर रहे हैं। दूसरा स्टेज होता है जहाँ हमें थोड़ी सी हेयर थिनिंग नज़र आती है, हमें हमारी मेल्स में हेयर लाइन पीछे जाती हुई दिखती है, फीमेल्स में जो पार्टीशन लाइन होती है वो वाइड होते हुए दिखती है। मेल्स को अपना घनापन कम लगता है, फीमेल्स को अपनी पोनी जो है वो पतली लगने लगती है। इसके आगे का स्टेज होता है जहाँ पे हेयर लाइन और रिसीड होती है, जो जेन्युइनली आपको फील होता है कि नहीं अब बाल कम हो रहे हैं। उसी तरह से फीमेल्स में भी हेयर लाइन और वाइड होती है। और लास्ट स्टेज होता है जब आप प्रॉपरली बाल्ड हो जाते हो, जब आपको पूरा एरिया खाली दिख रहा है, जब बाल नहीं है। तो ट्रीटमेंट जो है वो हर स्टेज के लिए अलग है। अगर आप स्टेज 1 में हो जहाँ पे सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है तो उस केस में आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। स्लीप साइकिल रेगुलेट करना, डाइट में डेली ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक 1 to 2 ग्राम पर केजी होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको बिगिनिंग स्टेज में हेल्प कर सकती है। बट अगर आपका हेयर फॉल कंटिन्यूस बेसिस पे 1 या 2 महीने से चल रहा है तो फिर आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपका चेकअप करवा के उसके सप्लीमेंट्स या उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। अब अगर आप ग्रेड 2 में हो, जैसे हेयर फॉल का पार्ट 2 हमने बोला जहाँ पे हेयरलाइन ऑलरेडी पीछे चली गई है, तो इन केसेस में आपको मेडिकेशंस के साथ साथ कुछ प्रोसीजर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो आपको आपके जो बाल पतले हो गए हैं उनको वापस थिक करने में हेल्प करे। अगर आप थर्ड स्टेज में हो जहाँ पे काफ़ी लॉस हो चुका है तो उसमें आपको चीज़ें कंबाइन करनी पड़ेगी। आपको मेडिकेशंस भी लेना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस भी लगेंगे, प्रोसीजर्स भी लगेगी और हो सकता है आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी करवानी पड़े। और अगर आप लास्ट स्टेज में हो जहाँ बाल पूरी तरह चले गए हैं तो इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी से ही फ़ायदा मिलेगा। जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है उसी से आप हेयर वापस रीग्रो कर सकते हो। तो सर कुछ जो मेडिकेशंस होती है लोग आजकल बोलते हैं मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड, लेकिन लोग डरते हैं ये चीज़ लेने के लिए कि शुरुआत में हेयर फॉल इससे बढ़ जाता है और हेयर फॉल बढ़ने की वजह से लोग मेडिकेशंस बंद कर देते हैं अर्ली स्टेज में। तो ये करना सही है क्या?
सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई ट्रीटमेंट हेयर फॉल के लिए स्टार्ट करते हो, लेट्स से आप मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करते हो या कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, तो वो ट्रीटमेंट शुरू करने के 7 डेज़ टू 20 डेज़ के बीच में शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि हेयर फॉल बढ़ रहा है। इसे हम कहते हैं मिनॉक्सिडिल इंड्यूस्ड शेडिंग। अब होता क्या है इसमें कि ये सारे जो बाल होते हैं ये रेस्टिंग फेज में होते हैं, मतलब ये बाल ग्रो नहीं कर रहे, बस अपने रूट्स में जड़ में अटक के बैठे हैं। अब जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उन्हीं रूट्स में नीचे से नया बाल आना शुरू होता है। अब जब नीचे से नया बाल आना शुरू होता है तो ऊपर जो हेयर्स रेस्ट कर रहे हैं वो सारे गिरने लगते हैं। इसलिए शुरुआत में पेशेंट को ऐसा लगता है डॉक्टर से दवाई ली और प्रॉब्लम बढ़ गया, और इसी स्टेज में मैक्सिमम लोग अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं और फिर 6 महीने बाद पछताते हैं कि मैंने ट्रीटमेंट क्यों कंटिन्यू नहीं किया। तो आपको बिल्कुल भी इस स्टेज में ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये एक्चुअली साइन है कि आपका ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है। सो अगर आपका मेडिकेशन स्टार्ट करने के बाद 15 दिन 20 दिन बाद हेयर फॉल थोड़ा बढ़ रहा है तो बिल्कुल घबराइए मत, आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करिए। विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ वो हेयर फॉल सेटल हो जाएगा और धीमे धीमे आपको न्यू हेयर ग्रोथ भी दिखने लगेगा। अब सेकेंड चीज़ जो लोग कॉमनली डरते हैं ट्रीटमेंट से, जैसे सोशल मीडिया पे हर जगह लोगों ने डरा रखा है कि मिनॉक्सिडिल से ये हो जाता है, फिनास्टेराइड से ये हो जाता है, तो और इसके बदले में नॉन अप्रूव्ड सीरम्स की वाह करवा रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे। सो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो US FDA से अप्रूव्ड होती है, तभी जाके वो उसको अप्रूवल मिलता है कि ये डिजीज़ में आप ये ड्रग यूज़ कर सकते हो। अब हेयर लॉस या पैटेंट हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए सिर्फ 2 ही दवाइयाँ आज भी US FDA अप्रूव्ड है। फर्स्ट है मिनॉक्सिडिल, सेकेंड है फिनास्टेराइड। ये छोड़ के कोई भी ट्रीटमेंट्स अब तक US FDA अप्रूवल नहीं ला सके हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये 2 ही ट्रीटमेंट ऐसी है जिसकी काफ़ी लंबे समय तक साइंटिफिक स्टडीज़ है कि ये वर्क करती है और साइड इफ़ेक्ट्स हर ट्रीटमेंट से होना पॉसिबल है। लेकिन अगर हम पेशेंट्स जो डरते हैं कि फिनास्टेराइड से सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो इतने सालों की स्टडीज़ में, मोर देन 25 ईयर्स की स्टडीज़ में सिर्फ 2% लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, और वो भी जैसे आप मेडिकेशन बंद करते हो पूरी तरह से रिवर्स हो जाते हैं। सो साइड इफ़ेक्ट से डरने के अलावा प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस पे भरोसा रख के ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। ओके सर, तो जैसे कुछ स्टेज में मेडिकेशन सिर्फ अकेली वर्क नहीं करती, हमें साथ में ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ती है। तो जैसे बोलते हैं कि PRP ट्रीटमेंट, GFC ट्रीटमेंट, तो लोग ये लेने से डरते हैं कि पेन होगा, नीडल का पेन होगा, ये चीज़ें सेफ़ है कि नहीं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा एनलाइटन कर सकते हैं? सो PRP जो है बेसिकली इसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसमें से प्लेटलेट सेपरेट करके उसको स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। अब जैसे हमने बताया, और इसमें फिर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करके हेयर थिनिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि जब आपका हेयर फॉल हो रहा है, उसके साथ साथ हेयर थिनिंग हो रही है और आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, ऐसे केसेस में सिर्फ मेडिकेशन से हम पूरा रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें साथ में जो है प्रोसीजर्स ऐड करने पड़ते हैं, जिसमें बेसिकली PRP और माइक्रो नीडलिंग जो है ये काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं हमें हेयर ग्रोथ को और हेयर डेंसिटी को बूस्ट करने में। सो सर, विच इज़ बेटर ट्रीटमेंट, PRP और GFC? सो बेटर नहीं होता है, बेसिकली PRP और GFC बेसिकली एक ही कैटेगरी के ट्रीटमेंट्स है। PRP में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट सेपरेट करते हैं और उन प्लेटलेट्स को स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम पूरा जो प्लेटलेट वाला सीरम है वो पूरा इंजेक्ट कर रहे हैं, और इसमें ग्रोथ फैक्टर्स जो है हैवी क्वांटिटी में जाते हैं बट जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो आपने बताया GFC क्या होता है, इसी का एक स्टेप फर्दर है, जिसमें प्लेटलेट्स के अंदर के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको हम रिलीज़ करवाते हैं और फिर इंजेक्ट करते हैं। तो हम जो टारगेटिंग वाइज बोलते हैं, PRP थोड़ा रॉ फॉर्म है, GFC थोड़ा स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। शुरुआत हमेशा PRP से करनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट को PRP से इफेक्टिव रिजल्ट ना मिल रहा हो तो हम GFC पे शिफ्ट कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें इंजेक्ट होती है स्कैल्प में, तो इज़ इट पेनफुल?
सो जो पेन लेवल होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम टॉपिकल एनेस्थेशिया भी यूज़ करते हैं और ब्लॉक्स भी यूज़ करते हैं, ताकि पेशेंट को पीआरपी या जीएफसी के टाइम पे पेन ना हो। और जो हम एनेस्थेशिया देते हैं उसमें शुरुआत में आपको एक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट थोड़ा पेन फील होता है, जो एक स्टिंगिंग सेंसेशन, आपको कोई कीड़ी काटती है तो कैसा फील होता है उतना रहता है। उसके बाद पूरे प्रोसीजर में आपको कोई भी पेन नहीं होता। ओके। तो सर आजकल अर्ली एज में हेयरलाइन पीछे जा रही है, जैसे 20-25 साल के मेल्स की भी हेयरलाइन बहुत पीछे जा रही है, तो सर उसका क्या रीज़न हो सकता है? सो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जेनेटिक्स एक मेन रीज़न है, लेकिन जेनेटिक्स, समझ लीजिए जेनेटिक्स एक बंदूक की तरह है और बाकी आपकी लाइफस्टाइल और आपका डाइट और आपका स्लीप जो है वो एक ट्रिगर की तरह है। तो समझो आप जेनेटिकली प्रोन हो, तो पहले भी लोग जेनेटिकली प्रोन थे, बट उनको हेयर थिनिंग, हेयर लॉस 35-40 की एज में शुरू होता था। अभी 2025 में क्यों हो रहा है? सबसे पहला इरेगुलर स्लीप, सेकेंड इज़ इम्प्रॉपर डाइट, जंक फूड ज़्यादा है, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स कम है, थर्ड लैक ऑफ एक्टिविटी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल बिल्डअप भी होता है, बॉडी में स्ट्रेस भी बिल्डअप होता है, और आप बॉडी को हीलिंग के लिए जो टाइम चाहिए, जो स्लीप चाहिए, इसके साथ साथ जो बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो एक्टिविटी चाहिए वो आप देते नहीं हो। और इन सब के वजह से जो है बॉडी में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बिल्टअप हो जाता है। बॉडी जो है आपके जीन्स को धक्का मारती है कि हाँ, बॉडी में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, आप भी एक्टिवेट हो जाओ, और उसी के साथ साथ आपका हेयर थिनिंग वाला जीन भी एक्टिवेट हो जाता है और हेयर थिनिंग बढ़ने लगता है। सो मेन फैक्टर्स, इम्प्रॉपर स्लीप, इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्टिविटी, इसके साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें मिला के आपके हेयर फॉल या हेयर थिनिंग को 10 साल पहले शुरू कर देती है। तो सर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स के तो बाल नहीं झड़े, फैमिली में तो किसी के नहीं झड़े, तो हमारे भी नहीं झड़ेंगे, तो ये अप्रोच या ये थिंकिंग सही रहेगा? सो बेसिकली जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है ये एक पॉलीजेनिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपके पापा के साइड से, आपके पापा के ही नहीं, आपके पापा के पूरे फैमिली में से चाचा, बड़े पापा, दादा, किसी को भी अगर हेयर लॉस है, आपके मम्मी के साइड है, मामा, नाना, किसी को भी हेयर लॉस है, तो आप में वो जीन आ सकता है। अब ये एक चीज़ और होती है कि जीन्स जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप में जीन आ गया मतलब वो जीन एक्टिवेट हो जाएगा। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ये भी देखा गया है कि कई बार एक जनरेशन स्किप हो जाती है। मतलब एक जनरेशन तो हेयर फॉल था, आपके दादा या नाना को था, आपके पापा मम्मी को नहीं हुआ, लेकिन आपको वो ज़रूर हो सकता है, बिकॉज वो जीन आप में आया हुआ है। सो ये वहम में रहना कि मेरे पापा मम्मी को हेयर फॉल नहीं था तो मुझे नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि हम हमारे ओपीडी में ऐसे कई सारे केसेस देखते हैं जिनके पेरेंट्स के बाल 60-65 की एज में भी एकदम अच्छे हैं और बच्चों के 20-22 की एज में ही ख़राब हो रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल गलत थॉट प्रोसेस है कि अगर पेरेंट्स को हेयर फॉल नहीं है तो मुझे नहीं हो सकता। हाँ, आपको नहीं हो रहा है, आप उसको मेंटेन कीजिए, लेकिन जब भी आपको हेयर थिनिंग दिखे या आपको लगे आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है तो आपको इसको इमीडिएट बेसिस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ओके। तो सर हेयर फॉल के लिए कुछ फ्रेंड्स फैमिलीज़ ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं कि अनियन ऑयल लगाओ, कोकोनट ऑयल लगाओ, शैम्पू चेंज कर दो, हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, तो ये अप्रोच सही रहेगा क्या? सो बेसिकली हमें समझना चाहिए कि हेयर फॉल के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसमें आपकी हेयर लाइन पीछे जाती है। दूसरा आता है एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें स्कैल्प में छोटे छोटे कॉइन साइज पैचेस बन जाते हैं। तीसरा होता है टीलोजन इफ्लूवियम, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें हेयर लॉस ज़्यादा, मतलब हेयर फॉल ज़्यादा होता है, बाल गिरते ज़्यादा है, झड़ते हुए बहुत ज़्यादा बाल दिखते हैं। अब ये ऑयल वगैरह जो है ये बेसिकली सिर्फ आपके हेयर की जो लेंथ है उसको कंडीशनिंग करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज ऑयल का मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है कि वो स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो वो नीचे जाके जो आपका रूट है वहाँ पे वर्क नहीं कर सकता। तो वो आपके सिर्फ हेयर की लेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसकी शाइन इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। सेकेंड चीज़ आती है ऑनियन जूस के बारे में। हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया था जिस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। तो ऑनियन जूस जो है बेसिकली सिर्फ एक इरिटेंट का काम करता है। तो वो किन केसेस में हमें इम्प्रूवमेंट दिखाता है, जैसे एलोपेशिया एरिएटा है। एलोपेशिया एरिएटा ऐसा कंडीशन है जिसमें आप अगर कोई इरिटेंट अप्लाई करो तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा
दवाई या कोई ऐसा मटेरियल नहीं पाया गया है जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करे। सो बेसिकली ऑनियन जूस से, पर कई बार हमने ये भी देखा है, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, वो सीधा ऑनियन काटते हैं, उससे जूस बनाते हैं और स्कैल्प पे लगाना स्टार्ट करते हैं और फिर रिएक्शन हो जाता है, उनको एरिथेमा आ जाता है, इचिंग हो जाता है। सो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। ओके। सो सर, हेयर ट्रांसप्लांट किस स्टेज के बाद करवाना चाहिए और वो सेफ़ है क्या? सो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ एक्सट्रीमली सेफ प्रोसीजर। हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका हेयर थिनिंग या आपके बॉल्डनेस का स्टेज क्या है। अगर आपके स्कैल्प में कुछ एरियाज़ में, जैसे समझो आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है और आपके आगे की हेयर लाइन में बिल्कुल बाल है ही नहीं, सरफेस एकदम स्मूथ हो गया है, तो इन केसेस में आपको मेडिकेशंस, लोशंस या प्रोसीजर से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें आपके एग्जिस्टिंग बालों को बचाने में मदद करेगी, बट जो एरिया खाली हो गया है उसमें इन चीज़ों से रिज़ल्ट नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना उन स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पूरे सर पे छोटे-छोटे बाल होते हैं और फिर भी बोलते हैं ट्रांसप्लांट करो। ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट से आपको इनिशियल रिज़ल्ट तो मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अगर आपने पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर नहीं किया, मेडिकेशंस नहीं ली, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आपको हेयर थिनिंग विज़िबल हो सकता है। ओके। सो सर, ट्रांसप्लांट लेने के बाद कोई केयर लेनी चाहिए कि ट्रांसप्लांट इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा भी लिया है, तो हेयर ट्रांसप्लांट आपने जिस एरिया में कराया है, उस एरिया में आपको ग्रोथ देगा। समझो आपने आगे के इतने एरिया में ट्रांसप्लांट करा है, तो बाकी के जो आपके बाल हैं, उनको तो आपको बचाना है। अगर आप उनको नहीं बचाएँगे, तो इस एरिया में बाल रह जाएँगे और धीमे-धीमे ये बाल जाने लगेंगे। सो हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कोई जादू की झड़ी है, आपने करवा लिया और हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आपको मेडिकेशंस लेना, लोशंस लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ये आपके खुद के एग्जिस्टिंग हेयर्स को मेंटेन रखेगा, उसकी थिकनेस बढ़ाएगा और इवन ट्रांसप्लांट किए गए बालों की थिकनेस मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। ठीक है। सर, एक फ़ाइनल क्वेश्चन, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए? सो ये काफ़ी लोगों में क्वेश्चन होता है कि मैं मेरे नेचुरल वेज से हेयर फॉल ठीक कर लूँगी या ठीक कर लूँगा, मैं पहले मेरी स्लीप ठीक करता हूँ, मैं पहले मेरा लाइफ़स्टाइल ठीक करता हूँ, इसी से मेरा हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। बट हमें ये समझना चाहिए, एक मैं सिंपल आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। जब आपके गाँव में बाढ़ आती है, तो आप क्या सोचते हो कि मैं मेरा घर जो है उसको रिपेयर करूँ या अपने आप को बाढ़ से बचा लूँ, बाढ़ से बाहर निकल जाऊँ और फिर सब कुछ वापस रिपेयर करूँ? तो लोग ये समझते नहीं हैं कि जब आप एक्टिव हेयर फॉल हो रहा है आपको, जब आपको हेयर थिनिंग हो रहा है, मतलब आपके घर में बाढ़ आ गई है। अब आप ये सोचोगे कि मैं दीवार मजबूत करूँ, मैं मेरी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करूँ, मैं मेरा खाना-पीना इम्प्रूव करूँ, मैं स्लीप इम्प्रूव करूँ, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, होगा सॉल्व, लेकिन वो डैमेज के साथ सॉल्व होगा। तो जब आपको हेयर फॉल हो रहा है और जेन्युइनली आप चाहते हो कि आपके बालों को आपको बचाना है, तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए और उन हेयर फॉल को कंट्रोल में लाना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए जो आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेस है, ताकि एक बार आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए, तो आपकी हेयर ग्रोथ भी बेटर हो, हेयर क्वालिटी भी बेटर हो और आगे कभी इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। Thank you so much, sir. थैंक We यू। have better clarity about hair fall and all the treatments. Thank you. So अगर आपको कोई डाउट है इस पॉडकास्ट के बारे में तो हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।